For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में सेटिंग अप वाले पोर्शन को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की आज स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन की। यानी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने दम पे रिस्क को लेते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसे इनकरेज करेंगे और उसे बहुत तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये फैसिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ हम उसे तभी प्रोवाइड करेंगे जब वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है। किस तरह से? स्टार्टअप की तरह से, और इसके लिए उसे रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। तो हमने अपने इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेसिकली अलग अलग सेगमेंटेशन बनाया था, जहां हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस स्टार्टअप को देखा, रिकॉग्निशन एज ए स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी हमने जो है वो देखा कि स्टार्टअप इंडिया पॉलिसीज में किन किन तरह के जो है वो पॉलिसीज बना करके स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो है वो ढेर सारे उपाय किए गए। फिर हमने देखा कि ये स्टार्टअप पॉलिसी जो हमने नेशनल लेवल पे बनाया, सेंट्रल लेवल पे बनाया, ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब स्टेट लेवल पे भी इसको क्या मिले, मदद मिले। और वहां भी हमने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप भी उनकी मेंटरिंग करें, वहां भी आप इंक्यूबेशन करें और आप हमारे लिए इनेबलर का काम करें, यानी कि वहां पे आप भी उन्हें फैसिलिटेट करें ताकि उस जगह पे हर स्टेट में ढेर सारे स्टार्टअप बने और वो सारे के सारे स्टार्टअप जो है स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी का बेनिफिट ले सकें। इसके बाद अब हमें यहां पे पहुंचना है और हमें देखना है कि अगर कोई स्टार्टअप है तो उसे जो है वो कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए मैंने आपको कहा कि हमेशा ध्यान रखिए, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी में जितने भी आपको एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं ये सब बेनिफिट का ही पार्ट है। लेकिन जब हम बेनिफिट को अलग से लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्टअप इंडिया वाले भी बेनिफिट हैं और उसके अलावा भी हो सकते हैं। तो इस अगर कोई चीज रिपीट होगा तो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कुछ चीजें अगर रिपीट नहीं होगी तो बेनिफिट में जो भी इधर आपको फैसिलिटी मिल रहा है वो भी तो बेनिफिट ही है। स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी में एग्जम्पशन मिल रहा है आपको टैक्स में, तो क्या वो बेनिफिट नहीं है? तो वो वहां होगा या नहीं होगा बेनिफिट जब हम पढ़ेंगे। तो अगर आईपीआर के समय, पेटेंट के समय हमें पेटेंट कम जो है वो फी पे मिलता है, तो बताइए ये बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? तो अगर ये बेनिफिट हुआ तो ये पहले भी स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी में था। इन सारी चीजों को अब देखते, तो जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द? बढ़े आगे, चलिए। तो अब हम बढ़ते हैं यहां से और पहुंचते हैं कहां? बेनिफिट एंड एग्जम्पशन टू स्टार्टअप। क्या क्या एग्जम्पशंस हैं? सबसे पहले जो है वो मैंने एक जगह इसे चॉक डाउन कर दिया, ऐसा इसीलिए कि कहीं अगर हमसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो हम क्या कर सकें, पॉइंट सारे लिख सके। यानी कि उसके भीतर का एक्सप्लेनेशन अगर आपसे भी एग्जाम में पूछ दिया तो इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग 1 or 2 पॉइंट, ट्राई टू राइट मैक्सिमम पॉइंट्स। एक पॉइंट में 5 लाइन लिखने की बजाय आप उस 5 लाइन का इस्तेमाल कीजिए 5 पॉइंट्स लिखने में, वो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद फिर क्या कीजिए, उसके बाद ही अगर आपके पास समय है तो उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां पे सिंपल प्रोसेस, रिडक्शन इन कॉस्ट, इजी टू एक्सेस, टैक्स हॉलीडे, अप्लाई फॉर टेंडर, टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स, चूज योर इन्वेस्टर्स, बड़े सारे चीज, इजी एग्जिट, मीट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो चलिए एक एक करके जरा देखते हैं। कहा कि इनका जो है वो प्रोसेस बहुत क्या है, सिंपल है, सारे प्रोसेस ऑनलाइन है, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आप डीपीआईआईटी के वेबसाइट पे जाइए और वहां जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, एंड दैट्स वेरी इज द सिंपल प्रोसेस। बहुत ज्यादा चीज है नहीं, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है। बस दिमाग में ये याद रखना चाहिए कि एक चीज है सिंपल प्रोसेस, और उसके बाद आप अपने तरफ से लाइन लिख दीजिए। रिकॉग्निशन फॉर गेटिंग द स्टार्टअप इज वेरी इजी, वी कैन डायरेक्टली गो टू द पोर्टल ऑफ डीपीआईआईटी एंड do all the things online mode. There is no requirement to go anywhere in physical mode. जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली जो मैंने ही लिखा है आप किसी भी तरह से लिखिए, लेकिन बात क्या रहनी चाहिए प्रोसेस क्या है, सिंपल है। रिडक्शन इन कॉस्ट, यहां पे इन्होंने कहा कि हर तरह के चीज में, चाहे कहीं फी देना रहे, चाहे कहीं कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ना लेना रहे, पेटेंट के तहत लाइसेंस लेना रहे,
तो सिर्फ पेटेंट में ही नहीं, और भी बहुत सारे जगहों पे हमने इनके लिए फी को बाकियों से क्या रखा है, कम रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एक बताया, क्योंकि ये स्टार्टअप में पेटेंट का बहुत रिक्वायरमेंट आता है। क्यों आता है? क्योंकि स्टार्टअप के लिए बताइए, एंटरप्रेन्योर के लिए की एलिमेंट में सबसे पहला क्या था? इनोवेशन। और यही तो है, इन्वेंशन पे ही तो पेटेंट मिलता है। तो इसीलिए ये पेटेंट का इतना जिक्र कर, इसका तो ये नहीं कि कॉपीराइट और बाकी चीजें नहीं, और भी जिन जिन जगहों पे लाइसेंसिंग प्रोविजन है उनमें से सारे जगह पे नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे हम इनको क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम जगहों पे हम इनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। लेकिन पेटेंट में तो खास तौर पे, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है कि कोई स्टार्टअप अगर आता है तो कोई खास तरह का इनोवेटिव चीज बनाने के लिए आता है या कोई खास तरह का इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो 80% तक क्या है, इनके कम है, यानी फी। इजी एक्सेस टू फंड। अब देखिए, इजी एक्सेस टू फंड, ये वही फंड नहीं है कि इनके लिए 10,000 करोड़ का, यहां तो एक ही चीज लिखा है, एक बनाया इनके लिए 500 करोड़ का ग्रांट 4 साल के लिए नहीं बनाया, 1000 करोड़ का जो है वो इनके इंक्यूबेशन के लिए खर्च नहीं किए, फिर जो है वो इंक्यूबेटर के लिए जो है वो खर्च किए थे कितना, 100 करोड़। तो कह रहे इतने सारे चीज जो कर रहे हैं उसी को लिखा इजी एक्सेस टू फंड। इजी एक्सेस टू फंड मतलब इनके लिए 10,000 करोड़ रुपए हैं जो ये आराम से ले सकते हैं, एक नहीं लेगा। यानी जो भी स्टार्टअप हैं, उसे निकालिए, जो भी स्टार्टअप हैं उन सारे के सारे स्टार्टअप जो है वो अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और करवाने के बाद क्या आते हैं, फंड के लिए आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फंड ले सकते हैं। और इनके लिए अलग से कितना कॉर्पस रख दिया है हमने, 10,000 करोड़ का जो है वो रखा हुआ है। टैक्स हॉलीडे फॉर हाउ मेनी ईयर्स, और इसके लिए सारा डिटेल तो हमने पॉलिसी में ही पढ़ लिया था, क्या क्या करने पड़ेंगे। अप्लाई फॉर टेंडर। अप्लाई फॉर टेंडर का मतलब यहां पे यही है कि इनके ऊपर जो है वो प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर का क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है। जैसे गवर्नमेंट का अगर कोई टेंडर निकलता है कि आप हमारे लिए इस काम को करके देंगे, ये गवर्नमेंट कह रही है, चाहे वो पुल बनाना रहे, चाहे ऑफिस में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना रहे, चाहे वहां पे जो है वो किसी तरह का सिस्टम लगाना रहे, चाहे किसी भी तरह का काम रहे, सर्विस से रिलेटेड हो चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो ये लोगों को इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि जो सबसे अच्छा चीज सबसे कम दाम पे देगा हम उसे क्या करेंगे, हम उसे जो है ये टेंडर देंगे। लेकिन उस टेंडर में वो बाकियों के ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि इन लोगों का वही सिर्फ आएंगे जिनका कम से कम इतने का क्या होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। या कहा कि सिर्फ और सिर्फ उनको देंगे जिनको 5 साल या 10 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। इनके केस में कहा कि नहीं, आप स्टार्टअप हैं, हम आपको मौका देते हैं कि अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो जो हमने 5 साल का बोला है वो बाकियों के लिए है, अगर आप एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं। और याद रखिए, जब भी मैं वर्ड स्टार्टअप बोल रहा हूं तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि हम हमेशा रिकॉग्नाइज तभी उसे हम स्टार्टअप बोलेंगे क्योंकि हम और आप लॉ पढ़ रहे हैं। तो हम और आप अगर स्टार्टअप कहते हैं तो इसका मतलब है ओनली दैट स्टार्टअप विच हैज टेकिंग रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट फ्रॉम DPIIT, जिनको मिला हुआ है। ना उनके लिए टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया रहेगा, ना कौन सा रहेगा, प्रायर एक्सपीरियंस का जो है वो क्राइटेरिया रहेगा। टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स। देखिए इन्होंने एक और क्या चीज किया, इन्होंने बोला कि जो लोग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके उस इन्वेस्टमेंट पे हम जो है वो टैक्स नहीं लगाएंगे। अब देखिए, जिनके पास जो है वो मनी जो है वो आइडल रहता है, वो क्या करते हैं, जिनके पास मनी आइडल रहता है वो उस पैसे को जो है वो क्या करते हैं, या तो लस्सी खरीदने में लगाते हैं या उस पैसे को जो है कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यही होता है। तो अगर मान लीजिए कि कैसा होता है लस्सी, आप लोगों ने पिया है कभी, पैसे लगते हैं ना, घर पे नहीं, और वैसे दुकान में खरीदते हैं तो, इसीलिए मैं तो आज तक देखा भी नहीं हूं कैसा होता है लस्सी। अब देखिए, आपके पास पैसा रहे तो आप भी लस्सी क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। अब हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप कब चलेगा, जब स्टार्टअप के पास क्या होगा, पैसा होगा। और स्टार्टअप के पास पैसा कब आएगा, जब स्टार्टअप में लोग पैसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने लोगों को इनकरेज करने के लिए ये बेनिफिट, देखिए अल्टीमेट बेनिफिट तो हो रहा है किसको, स्टार्टअप को, लेकिन हमने लोगों को कहा कि जो पैसे आप स्टार्टअप में लगाओगे उस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। वैसे भी आपको इन्वेस्टमेंट कहीं करना था, यहां जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। तो इससे फायदा किसको हो गया, स्टार्टअप के पास ढेर सारे क्या आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गए।
चूज योर इन्वेस्टर। यहां पे क्या करते हैं गवर्नमेंट, इनको मौका देते हैं और इनके लिए बिल्कुल वैसा ही हो गया कि बड़ा अच्छा, अभी 4-5 दिन पहले ही या शनिवार को, मतलब इसी आसपास में मैं ये रामायण देख रहा था। ऐसे ही कोई भी चीज लगा दिया जाता है यूट्यूब पे, बिटिया लगा देती, या तो पागल बेटा लगा देती है या तो डोरेमोन। कभी कभी उसको जब रिक्वेस्ट करते हैं या सिंचैन कुछ भी, और बोलती है कि पापा कभी मेरा चीज भी तो खाते वक्त देखिए, क्योंकि उसको धीरे धीरे आदत डाल रहे कि बेटा न्यूज सुना करो जो मेरे पापा डाले थे। तो वो भी कभी कभी, तो हम तो आज तक अपने पापा को हम लोग नहीं बोल पाए कि कभी हम लोग वाला भी कोई चीज लगा दिया कीजिए, लेकिन ये बोलते तभी हमारा भी तो देखा करो। तो देखो भाई, तो क्या देखना है, वो नालायक सा सिंचैन। डोरेमोन तो फिर भी मुझे ठीक लगता है और छोटा भीम भी ठीक लगता है, लेकिन सिंचैन पूछिए मत, अच्छा है। मुझे तो बस इच्छा होती वो मुझे मिले भी तो उड़ी 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 सिर्फ करता ही ऐसे रहता है कि उसको देख के लगता है कि कितना खतरनाक बच्चा, कितना बदमाश है, और तंग करके रख देता है। बस मिस्सी लुहारा वही ठीक करती है दोनों को, जो वो मार मार के जो है वो टेटर फुला देती है, तब वो ठीक होता है। तो उसी में ऐसे ही हमने बोला कि बेटा कुछ अच्छा हमारे लिए भी लगा दीजिए। तो ऐसे ही रामायण उसको जो मिला लगा दी। तो उसमें जो है वो सीता स्वयंवर दिखलाया जा रहा था, चूज करने का अधिकार। देखिए कितना हमारा रिच कल्चर था, लेकिन धीरे धीरे उसका कितना मिसयूज हुआ। ये मिथिला की ही बात है। और इस समय में अगर आप स्थिति देखिएगा, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना, क्योंकि मैं उधर से बिलोंग करता हूं इसलिए अच्छे से जानता हूं, बहुत बुरा ड्योरी का सिस्टम। चाहे वो आईएएस ऑफिसर भी क्यों ना हो, तो भी जितने बड़े लेवल पे हैं समझिए, और उतना ज्यादा पैसे चाहिए। और जबकि ये कल्चर कैसे आया था, तो जनक जी ने जो है, मिथिला नरेश बोलते थे, उन्होंने जो है वो उनकी शादी जो है वो स्वयंवर रखा था। और स्वयंवर के बाद चुनने का अधिकार देखिए किनके पास, उस समय में कितनी पुरानी बात है। अगर हम रामायण को मानते हैं तो हमें इस चीज को, इस कल्चर को भी मानना चाहिए। उस समय में उनके पास चुनने का अधिकार था। और उसके बाद तो उन्होंने मिथिला में ऐसे की तैसी कर दी पूरे के तरह से, चुनने की जगह और जो है वो बुरा हाल ही कर दिया, ड्योरी दिस दैट। और वहां जितने लोग हैं उनमें से किसी को पसंद करना किनके ऊपर, सीता जी के ऊपर था। वैसे ही यहां पे इन्होंने बोला कि ढेर सारे वीसी को बुला करके रखेंगे। कौन रखेंगे, गवर्नमेंट रखेंगे। और स्टार्टअप को बोलेंगे कि चुनो, इनमें से कौन आपको सही लगता है जो आपके कंपनी में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। मैं आपको बस ये बता रहा था कि कैसे ये ना दहेज जैसा चीज या ड्योरी जैसा चीज इतना ज्यादा मिथिला में आ गया कि जब राजा जनक विदा करने लगे थे सीता जी को, तो उन्होंने जो है वो सारे लोगों को बहुत सारा चीज दिया। और कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ अच्छाई जो है वो गलत तरीके से परसीव कर लिया जाता है। तो उन्होंने खुश होकर के अपने मर्जी से दिया। और उसके बाद ये क्या बन गया, उसके बाद ये जबरदस्ती बन गया कि जो है वो जैसे उनको इतनी सारी चीजें मिली थी, सोने चांदी आभूषण दिस दैट, हाथी घोड़े पे रख रख करके, तो उसके बाद सबका रख रख करके ऐसे ही करके क्या करो, विदा करो। राजा जनक ने ही जो है वो सीता जी की शादी में जो लोग गए थे, राम जी कहाँ के थे, अयोध्या। तो अयोध्या से जो भी लोग गए थे उनको बहुत दिनों तक रखा था। दोनों जगह का राजपाट रुका हुआ था। तब जो वहां ऋषि थे उन लोगों ने कहा अब तो विदा करना ही पड़ेगा। तो उसी से जो है वो कल्चर आ गया कि अभी भी अगर मिथिला में कहीं शादी होती है, तो जैसे नॉर्मल हमारे आपके घर में यहाँ पे शादी होती है ना, कि रात में गए सब नाचे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, जिसका जो है बेबी को बेस पसंद है, तो सबका फरमाइश हो गया, सब नाच गाना किए, खाए पिए, टाटा गुड बाय, सब विदा हो गए रात में अपने अपने जगह पे। यहाँ पे जो है वो जब जाएंगे तो रात में रुकेंगे, और रात में जो रुकेंगे वो सारा व्यवस्था लड़की वाले को करना है, होटल हो चाहे और भी जगह हो। और उसके बाद अगले दिन सुबह नहाना धोना, ब्रश पेस्ट सब कुछ लेकर के जाइए, और एकदम जो है वो दामाद वाला स्वागत सबको चाहिए, सारे बाराती को। कम वक्त कभी जो है वो कुछ खाया ना हो अपने घर में, तो सिर्फ काजू, और वो भी जो है वो रोस्टेड वाला खाएगा। आज तक जो है वो रोस्टेड चना भी खाया होगा या नहीं, लेकिन आज जो है वो क्या खाना है, वो खास तरह वाला काजू। और उसमें अगर कोई काजू 2 टुकड़े में है तो वो वाला,
वो बड़ा वाला समूचा वाला ये खाएगा, क्योंकि वो टैबलेट की तरह खाएगा और पानी पिएगा ना, चबाना तो है नहीं, तो इसीलिए वो टूटा वगैरह होना नहीं चाहिए। और फिर जो है वो दोपहर में खाना, फिर शाम के समय में जो है वो खाना, और फिर जो है वो विदाई में कपड़े वगैरह, और वो भी जो जिस स्टैंडर्ड का है। अगर बड़े लोग हैं तो धोती कुर्ता जैसा चीज होगा, अगर उसमें कोई दामाद वगैरह हैं तो उनका सूट वगैरह जाएगा, और फिर उसके साथ एक लिफाफा, और तब जो है वो पहनने के लिए जनो वगैरह होता है, जनो सुपारी, मतलब बहुत तरह के चीज, इतने सारे चीज करके क्या कीजिए, और फिर जिस बस से वो जाएंगे या जिस चीज से जाएंगे उसमें लाद भी दीजिए, ताकि रात में भी वो ठूसते हुए क्या करेंगे, जाएंगे। और इतना ही नहीं, उसके बाद बोलते हैं कि कुछ डाइजिन, यूनिजाइम और O2 पेट खराब वाली दवा भी दे देना, क्योंकि इतना ठूसा है कल रात से लेकर के अभी तक में, कि आपको क्या लगता है बिना इन चीजों के वो पहुंच पाएंगे। तो ये चीज भी क्या कीजिए, हाजमोला का क्या दे दीजिए, सीसी दे दीजिए। तो ये इस तरह से चला। तो देखिए, कल्चर तो बना था कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए, तो वैसे यहां पे कहा कि जैसे वहां चुनने का अधिकार था, यहां चुनने का अधिकार किसको दिया, स्टार्टअप को। और ढेर सारे वीसी को लाने की जिम्मेदारी किनके ऊपर, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर। और उनमें से आप क्या कर लीजिए, क्या चूज कीजिएगा, उसमें चूज करने का क्या सेंस हुआ, का चूज करने का मतलब किसका टर्म्स कंडीशन कैसा है, किसने कितने रुपए पे कितना % का स्टेक बोला। हो सकता है कि कोई बोले कि हम 10% का स्टेक लेंगे 1 करोड़ देंगे, कोई हो सकता है बोले कि हम 5% स्टेक लेंगे और क्या देंगे, 1 करोड़ देंगे। तो आप देखिए उनमें से कौन पसंद है। कुछ आपको बोलेगा कि हम अभी भी फंड कर रहे हैं, और आपको अलग अलग सीरीज में फंडिंग क्या करते रहेंगे, करते रहेंगे। आगे बताऊंगा सीरीज और बाकी चीज का क्या मतलब है, जो आप सुनते हैं ए सीरीज टू बी सीरीज, बाकी फंडिंग को लेकर के कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इनको बेनिफिट क्या मिल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। और यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हमने आपको कहा था IIT या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज वगैरह, इन सब के साथ, या मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इन सब के साथ अलग अलग तरह का कुछ जो है वो रिसर्च किस चीज का, टेक्नोलॉजी का, कुछ जो है वो एम्प्लॉय वगैरह को ट्रेन करने का, कुछ जो है वो मार्केटिंग को समझने का, अलग अलग तरह के जो है वो एरियाज में जो आपको रिसर्च चाहिए, इसके लिए क्या बनाया गया, रिसर्च पार्क। अब आप देखिए ये बेनिफिट आ रहे हैं आपके वहां से उठ करके, उसी पॉलिसी के तहत तो रिसर्च पार्क बनाया गया। और फैसिलिटी में बोल रहे हैं कि कौन सा फैसिलिटी इनको मिल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फैसिलिटी, नो टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंसेस, यानी कि इनके ऊपर जो है वो ज्यादा जो है वो कंप्लायंस वगैरह का जो है वो बर्डन नहीं रखा गया। कहा गया कि आसान तरीके से सीधे पोर्टल पे जाकर के आप बहुत सारे लेबर लॉ के कंप्लायंसेस को पूरा कर सकते हैं, जबकि यही चीज किसी दूसरे के लिए जो है वो फॉर्म बेस्ड है, ऑडिटिंग बेस्ड है, जिसको ऑडिट के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन मोड में जाकर के आप पोर्टल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं बड़े सारे लेबर लॉ के कंप्लायंसेस को। इजी एग्जिट, आपको पता होगा कि कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा कि कंपनी को बनाना जितना जो है वो कहिए मुश्किल काम, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम उसको क्या करना, खत्म करना है। इवन अगर पूछा भी जाए कि इनकॉर्पोरेशन में जो है वो ज्यादा मेहनत या वाइंडिंग अप में, तो वाइंडिंग अप के प्रोसेस में ज्यादा मशक्कत भी और ज्यादा कंप्लायंसेस भी हैं, और समय भी जो है वो ज्यादा लगता है वाइंडिंग अप के प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जितना आसान इसको इसके लिए रिकॉग्निशन लेना है, देखा ना आपने, 2 दिन के भीतर चीजें मिल जाती है, आप सारा कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे क्या कीजिए, भेजिए। वैसे ही इन्होंने एग्जिट का भी आसान तरीका दिया और कहा कि आप चाहे तो बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं, और कितने दिन के भीतर, 90 डेज के भीतर आप जो एप्लीकेशन देंगे उसमें आपको बंद कर दिया जाएगा। जबकि कंपनी लॉ में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। अगर आप वाइंडिंग अप के प्रोसेस में जाते हैं तो आपने वाटरमार्क एग्रीमेंट वगैरह पढ़ा होगा, जिसमें अलग अलग लेवल पे किसको वाइंडिंग अप के समय पहले और किसको बाद में, 531 वगैरह सेक्शन, जिसमें जो है ये फैसिलिटी दी हुई है कि किसको पहले पैसा मिलेगा। जब वाइंडिंग अप होने लगेगा तो जितने भी एसेट कंपनी के होते हैं वो एसरटेन किए जाते हैं, सारे क्रेडिटर्स को एसरटेन किया जाता है, यानी जहां जहां से आपको वसूलने हैं वो एक तरफ और जिनको जिनको देना है वो एक तरफ। जब सारे पैसे आ जाते हैं तो किनको पहले देंगे, सब एक साथ आ जाएंगे और लूटने लगेंगे, तो हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ये तू ले, ये तू ले, ये तू ले, कैसे करेंगे। कहा गया कि उस समय गवर्नमेंट के भी ड्यूज होंगे, हमारे लेबर का भी बकाया होगा, तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि किसको पहले देंगे और कैसे लेबर लॉ के तहत दिया हुआ है कि लेबर का पैसा
जैसे ही सबसे ऊपर लेवल पे क्रेडिटर है उसके ठीक बाद है, और उसको प्रोपोर्शन बेसिस पे पे करना रहता है। 529A, 529, 530, ये सारे के सारे प्रोविजन आपको वाटरमार्क एग्रीमेंट कहलाते हैं, जिसके तहत इसीलिए उसको बोलते हैं वाटरफॉल एग्रीमेंट, कि वाटर कैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरता रहता है, तो ठीक वैसे ही वो पैसा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, और उसके सबसे नीचे में बैठा होता है इक्विटी शेयर होल्डर। अगर वहां तक कुछ बचा तो उसे मिलेगा, और अगर नहीं बचा तो उसे नहीं मिलेगा, तभी ना मालिक का मतलब ये हुआ। हाँ, और अगर जो है वो बचा हुआ रह गया तो वाइंडिंग अप के समय में भी जो पैसा आया सब किसका हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और उसके बीच में बांट दिया जाएगा। बड़े अच्छे उसमें कैलकुलेशन है कि कितना पैसा उनका 3 महीने का, 12 महीने का जो वेतन बचा हुआ है लेबर का, वो पहले जाता है। और एक बार उसको ठीक से देख लीजिएगा, चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाते हैं आप लोग चीजों को, तो उन चीजों को जो है वो अच्छे से क्या करिएगा, देख लेना रहेगा। तो वाइंडिंग अप में इतना सारा प्रोसेस से हमें क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। इसमें इनको बोला कि इनके केस में कितना समय है आपके पास, 90 डेज का जो है वो क्या दिया गया है, समय दिया गया। उस 90 डेज में आपका सारा चीज करके हम आपको क्या कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे, इजी एग्जिट हो जाएगा। मीट अदर एंटरप्रेन्योर, कह रहे हैं कि यहां पे कहा गया कि कम से कम ऐसा करेंगे कि 2 स्टार्टअप फेस्ट जो है वो एनुअली क्या होना चाहिए, नेशनल लेवल पे भी और किस लेवल पे। कहा इससे क्या होगा, कहा इससे जो है वो सीखने को मिलेगा। ये दूसरी बात है कि सीखने के लिए जब भी आप लोगों को एक साथ छोड़ा गया है तो आपने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया पढ़ाई छोड़ करके, लेकिन यहां पे बोलते हैं नहीं, कभी कंबाइंड स्टडी आप लोगों ने किया है, आज तक मैंने नहीं किया है। एक दिन मुझे एक बंदे ने कंबाइंड स्टडी के लिए बुलाया था, मैंने उसे जो भी लेवल का मुझे आता था वो सब मैंने उसे दिया। हालांकि उसने जब बुलाया था तो उस दिन जो है वो, अभी तो सावन चल रहा है, लेकिन मस्त जो है वो चिकन खिलाया था। और उस समय तो हम लोग चिकन के नाम पे कहीं बिक जाते थे, यानी कि अगर कोई भी जो स्टूडेंट थे ना, वो मेस वाला खाना आता था, वो सरा हुआ टिंडे का सब्जी और वो सुदर्शन चक्र रोटी। क्यों सुदर्शन चक्र रोटी, लिटरली हम लोग ऐसे करके उसमें छेदा करके ऐसे लगा लेते तो टिका रोटी ऐसे झुक जाएगा ना, इतना कड़ा था, अगर ऐसे मार दूं तो आपका गला यहां से कट जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुदर्शन चक्र से करता था कृष्ण भगवान वाला जो था। अब उसके सामने अगर कोई बोले, और उसमें भी उसके यहाँ जो है वो कुक आता था, वो बड़े लोग में से थे, कुछ लोग हमारे फ्रेंड ग्रुप में भी जो थे। मैंने नहीं बोला कि शुरू से ही मेरे सर्किल में सारे लोग अमीर, मेरे घर में सब अमीर, सिर्फ एक मैं ही क्या रहा, स्टूडेंट था तो भी गरीब और अभी तो भी गरीब, लेकिन अगल बगल वाले सारे अमीर। उनको उस समय कार मिला हुआ था, पाइलियो कार, अभी भी ध्यान है, एसी उनके रूम में रखे हुए, हालांकि वो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सब बन भी गया। और उनकी जो पार्टी चलती थी अगर आप देख लेते तो बोलते कि ये भैंस, ये जो है वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, और सारे के सारे वो भैंस आईएएस ऑफिसर हैं गलती से। और जब वो जो है वो पीना शुरू करते थे गंगाजल का सेवन, रात के 2 बजे बोलते थे, और कैसे रात के 2 बजे एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे सब ऑफिसर ही हैं। ऑफिसर, कहीं और एक बोतल मिलेगा? यस सर। अगर आप वहां पिए हुए नहीं है तो नेवर सिट विद योर फ्रेंड इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग। ये बहुत अच्छा सुझाव है, प्लीज इसको जरूर मानिएगा। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो कभी भी उस सर्किल में मत बैठिएगा जिस सर्किल में कोई क्या कर रहा हो, ड्रिंक, क्योंकि उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है, उनका तो दिमाग भी छूट गया है, और यहां पे कोई और आदमी जो है वो किसमें जी रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दर्द में और डर से जो है वो क्या हो रहा है, जी रहा है। क्यों? क्योंकि रात के 2-2:30 बजे 3 ऑफिसर निकल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, 3 ऑफिसर निकल रहे हैं मजनू का टीला, क्योंकि पता चला कि वहां पीछे में कहीं पे जो है वो रात भर जो है वो रोम क्या होता रहता है, मिलता रहता है। अब जाते वक्त अगर कहीं बैरिगेट है और किसी ने गलती से रोक दिया, माय गॉड, उस समय जो होश में है, थैंक यू, जो होश में है उसका ही सिर्फ जो है वो होश उड़ा हुआ रहेगा, उन्हें तो कोई डर ही नहीं। हाँ, इस बैच के, किस बैच के, तो अभी जैसे 2023 है तो 2024 के आईएएस क्यों बनने वाले हैं ना, तो नशे में बस इतना तक याद था कि क्या है 2024 2023 के
बाद आएगा, इतना तक होश था। अब ये वाला सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि ये लोग बुलाते थे कभी, और इसी में से कोई होता था जो सीएस का अगर करने वाला तो बुलाया कभी इसी तरह वाले सर्किल में से कि आ साथ में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सब हुआ, उसकी जीवन सुनी, जिंदगानी सुनी, और जब खिलाया पिलाया है तो सुनना पड़ता है। तो चलो खाते पीते समय क्या कर लिया, सुन लिया तो एक बात है, उसके बाद भी जानता है तेरा दोस्त बुरा नहीं था, बहुत पढ़ाई करता था, ये करता था, लेकिन तेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, जितना रो सकता था। जब सब कुछ कर लिया तो मैंने बोला और बता, और जिसके पीछे तू जो है वो शहीद हुआ वो क्या कर रही है? तो बताओ, तो बहुत पहले ही जो है वो उसका सीएस दोनों निकल गया, वो बन गई। मैंने बोल बन गई ना, हाँ। तो अब क्या प्लानिंग है, यादों में ही रहना है या सीएस निकालना भी है? और पूरा का पूरा बर्बाद हुआ किस चीज में? टाइम, उसकी जीवन जिंदगानी सुनने में। वो दिन और या वो रात कही, और उसके बाद मैंने दो चीज तय किया, एक लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ूंगा, हाँ बताता हूं, लाइब्रेरी का भी दुख भरी कहानी, और दूसरा कभी किसी के साथ क्या नहीं करूंगा, कंबाइंड स्टडी नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें स्टडी नहीं होते हैं। बाकी दुख भरी कहानी जिंदगानी जो है वो रैपो खूब क्रिएट होगा दो लोगों के बीच में, लेकिन कोई पढ़ाई जो है वो नहीं। और यही होता था एनआईआरसी वाले जो है लाइब्रेरी में, ऐसे करके टेबल लगा हुआ, ऐसे बैठे हुए। और आपको तो मैंने बताया जोड़ियां क्लास लाइब्रेरी सब में खूब बनती है, अदरवाइज नहीं लेंगे। वैसे आप लेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लेंगे तो अच्छा लगेगा। अब जो है वो बैठे कैसे हैं वो देखिए, एक उधर और एक इधर, बड़े अच्छे से जो है। पता नहीं, मेरा शुरू से ना थोड़ा ढीठ और वो नहीं बोलते हैं वो अकड़ू वाला वो आदत रहा। मुझे कोई ऐसे दिखे, अब इसलिए नहीं आप कहेंगे सर आपका कोई था नहीं, तो ऐसे ही लोग जलते हैं, जिनके नहीं होते वो ऐसे ही जलते हैं। तो मैंने बोला कि कुछ भी कर लो, लेकिन ये वाहियात काम कभी नहीं। ऐसे करके बैठे हैं आराम से, जो ये देख रहे हैं कभी चीजें, अबे हो गया, एक काम कर, दोनों रख दे, थोड़ी देर ऐसे ही कर ले और उसके बाद फिर करना। ऐसे करके एक एक सेकेंड पे ऐसे ऐसे चल रहा है, और बार बार ध्यान उसी तरफ जाए, जहां जो देखो ऐसा ही ऐसा कोई ना कोई एक्टिविटी चल रहा है। और एक बगल में बैठे कुछ कुछ थोड़ी देर पे कोई किसी को पानी बढ़ा रहा है, कोई किसी को टिफिन से ऐसे करके, कोई किसी को चिप्स पास कर रहा है, कोई किसी के लिए वो पोहा बना के दे रहा है। आज तिरीते, ये जो है वो लाइब्रेरी है या पिकनिक प्लेस है? और सब जो है वो सबको ये जना रहा है कि देख तेरा मैं कितना केयर करता हूं या कितना केयर करती हूं। एक जा रहा है तो उधर से जो है वो तीन तीन जो है वो चाय या कॉफी ला रहा है, हाथ भी बेचारा का जल रहा होगा, दो तो ऐसे पकड़ लेगा, एक को ऐसे ट्रायंगल बना करके तीनों को पकड़ा हुआ है और ला करके दो दो को संभाल रहा है। एक को इस कॉर्नर में दे करके गया है और दूसरे के साथ आज बैठा हुआ है, और वहां जाकर के जो है वो बढ़ा दिया है और चाय पी रहा है। ये कार्यक्रम चल रहे थे। मैंने बोला 800 रुपए कुर्बान, 800 रुपए दिए थे साल भर के, 500 या 800 रुपए। मैंने बोला है अब कितना है जो भी है, तो बहुत पूरा 2006 की बात है। मैंने बोला जाता है तो जाने दो। बहुत बड़ी सीख मिली वो दिन और आज का दिन। लाइब्रेरी के भीतर तक घुसा भी नहीं, बोला कि ना देख लिया। और मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे वहां लाइब्रेरी में पढ़ते थे, किसी बच्चे ने मजालो एक अटेम्प्ट में निकाल लिया हो, लेकिन बिजी कितने लाइब्रेरी से सीढ़ी से निकल रहे हैं और हाथ में किताब है। क्यों? लाइब्रेरी में तो पढ़ा नहीं, लाइब्रेरी में तो ऐसे चल रहा था, तो लाइब्रेरी में तो पढ़ना होना, अब लेकर के आ रहे हैं। और अब कहां पढ़ रहे हैं? अगर देखिएगा वहां पे पौधे वगैरह लगे हुए रहते गेट के पास, इधर से उधर और इधर से इधर कर रहे, क्या लेकर के? पैसे ले करके। मैं हाँ प्रसाद नगर लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं कि ये जो है वो तेरे हाथ में ऐसे ही रहेगा। लेकिन और जगह देखिए, सीढ़ी पे जगह ढूंढते थे, क्योंकि वही एक जगह था जहां कैमरा नहीं लगा हुआ था। लगवा दिया है मैंने वहां कैमरा। जैसे ही मैं मेंबर बना, बहुत जगह उसमें प्रपोजल था क्या क्या और किया जाए, तो उसमें पहले मैंने स्पॉट बताए कि किस किस स्पॉट पे क्या लगना चाहिए कैमरा, क्योंकि वो जो ऐसे करके वो जो टर्निंग था नहीं, अब देखिएगा उस पे सबसे अच्छा जूम कैमरा, और उसको जो है वो बुलेट कैमरा बोलते हैं। उस कैमरा का नाम क्या है?
बुलेट कैमरा, यानी उसको आप ऑफिस से जूम कर सकते हैं, ऑफिस से बैठ करके। और सबसे पहले उसी का जो है वो प्रोजेक्शन कहां रखते हैं, एलईडी बड़े वाले टीवी पे। बाकी को हटा भी देते हैं, लेकिन उसका हमेशा पोजीशन क्या रहता है, बना हुआ रहता है। और वहां पे बैठ करके पढ़ाई होती थी। कोई भी बंदा पढ़ रहा है, जो चीज उसे नहीं आता है, अगर किसी ने उससे पूछ लिया कि जब बताना ये वाला क्या, देख देख मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि उसे खुद आ कहां रहा है, अरे नहीं आ रहा है तो देख लो, पढ़ के कहीं समझ में आ जाए तो ज्यादा सही बता देना। लेकिन अब इज्जत का सवाल है, किसी ने क्या कर दिया, पूछ दिया। और यकीन मानिए वो एक्सप्लेनेशन बताता था, वो कॉन्सेप्ट बताता था जो आज तक उस एक्ट में अभी तक लिखा हुआ भी नहीं है। वो प्रोविजन बताए जाते थे। चलिए, तो फिलहाल कहा गया कि कम से कम 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल क्या अरेंज करेंगे। किस उद्देश्य थे, ताकि एक दूसरे से ज्ञान का क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके। और जो स्टार्टअप जिस लेवल पे पहुंचा है अपना एक्सपीरियंस क्या कर सके, शेयर कर सके इस चीज के लिए। बेनिफिट एग्जम्पशन किस चीज के तहत अब हम देखने जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट में। तो देखिए, कंपनीज एक्ट के तहत एग्जम्पशन का मतलब है कि या तो वो कंप्लायंस इनको नहीं करना है, और या उस कंप्लायंस में इनको थोड़ा क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया। यही मतलब है इसका। अब यहां पे आप जो है वो अलग अलग चीज दिया हुआ है, और ये सारे के सारे जो है सेक्शन जो है वो सब आपने कवर किए होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आपके जो है वो कोर्स में है। मैं सिर्फ उसी एस्पेक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशन किसको दिया गया है, स्टार्टअप को। तो चलिए यहां पे देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे बैलेंस शीट, हमारा कैश फ्लो और साथ ही साथ पीएनएल, ये जो है वो 3 जो है वो बेसिक जो है वो चीजें जिनको शामिल किया जाता है। बट रिलैक्सेशन का मतलब है कि यहां पे इनको कहा गया कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। बिना इसके भी आप अगर जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल कीजिएगा और उसमें जो है बैलेंस शीट और पीएनएल है, तो मानेंगे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर दिया है, सब सबमिट कर दे। क्योंकि एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न आपको समय पे फाइल करना है, और अगर आपने ये समय पे नहीं किया तो उसमें बहुत सारे चीजों से आप एलूफ हो जाएंगे। जिसमें से मैंने एक खास तरह का चीज आपको पढ़ाया हुआ है सीएमएसएल में, देखूं आप उसको रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं, कि अगर कहीं एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो एक खास तरह का चीज आप नहीं कर पाएंगे। और वो मैंने आपको जो बताया है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ में, जो मॉड 2 में है। वो लोग खुश हैं जो सिर्फ मॉड 1 में है कि सर हम तो सब बता देते, कुछ मॉड 1 से पूछ के देखो। ये तो किस ग्रुप का है, ग्रुप 2 का है। इसीलिए तो समय दिया 30 सेकेंड, और मुझे आप बताएंगे कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था। और उसमें अगर आपके जो है वो एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न समय पे फाइल नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। एक हाथ उठे हैं, 2, 3, अच्छा नहीं, बाल नोच रहे थे, गलत समय पैसे किए ना, तो 2। हाँ जी, मिताली राज, आप चश्मा ठीक कर रहे हैं या हाथ उठा रहे हैं? बस पी लेता हूं, फिर आपको चुल्लू भर दूंगा। आधा। अब आप बताइए कैसे बनिएगा लखटकिया सीएस, जिनको लाखों रुपए पर मंथ के मिलते हैं। आप उस समय तक पहुंचे थे? नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे करके पूछने से नहीं होगा। हमसे गेम क्यों करते, मुझे पता है किनको आंसर है, कौन आंसर कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सब पता है। याद आया? अच्छा, 2 लोगों को याद है, ठीक है। 2 लोगों को याद है। मैं थोड़ा और हिंट देता हूं ताकि देखते हैं कुछ और हाथ उठते हैं या नहीं। चाहिए हिंट्स, या इतने होनहार है कि बोलेगा सर कुछ भी कर दो, बता दोगे तब तो समझेंगे नहीं। आप तो हिंट की बात करो, दूं कुछ हिंट्स?
हमने जब क्लास स्टार्ट की तो कुछ इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया था, जिसमें वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हमने इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज किया था। किसी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ये है, ये थोड़ा सा मैंने बोला, आप लोग भी कहीं किसी और तरफ तो नहीं थे? ले, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और दिमाग में था इनके। क्या बताइए? वेरी गुड, एकदम सही, परफेक्ट। तब तो सिर्फ एक ही के पास आंसर था। डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग। कुछ याद आया कंडीशंस में? और उन कंडीशन में लिखा हुआ था कि अगर आपका जो है वो 3 साल का एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न का कोई जो है वो क्या है, नॉन कंप्लायंसेस है, तो आप डीवीआर इशू। उसमें बहुत सारे कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी था। तो यहां पे इनके लिए क्या रिलैक्सेशन दिया गया? देखिए, ऐसे आपको कनेक्ट करना रहेगा, अभी मत हड़बड़ाइए। अभी तो जो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जा रहा है, जब प्रोफेशनल में कभी मिलेंगे ना तो देखिएगा कि रहेंगे प्रोफेशनल में और वो निकलेगा कहां से? एग्जीक्यूटिव से। तो सबको कनेक्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आपसे मान लीजिए इंटरव्यू में वो पूछ रहे हैं, यहां उनको याद नहीं आ सकता, और अगर उनको याद आया तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। याद आया? आप लोग थे उस समय? जो लोग डीवीआर के क्लास में थे, अब ध्यान आ गया? तो डीवीआर के केस में बड़े सारे कंडीशन थे, ये नहीं होना चाहिए, डिविडेंड वाला जो है वो बचा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पब्लिक डिपॉजिट का सेक्शन 73 से सेक्शन 76 जो अब आप डिटेल में पढ़ लिए होंगे कंपनी लॉ में, क्योंकि मैंने तो बस आपको कहा था कि ये पब्लिक डिपॉजिट हमारा पार्ट नहीं है, ये आप वहां पे पढ़ेंगे। तो इनके केस में बोला कि इसकी जरूरत नहीं है। कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किसका पार्ट नहीं होगा? रिलैक्सेशन दिया, लेकिन अगर आप फिर भी बनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हमने तो आपको जो है वो रिलैक्स करने के लिए दिया था। अगला देखिए, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। यहां पे इन्होंने क्या बोला कि ये इशू कर सकते हैं कितना तक? 50% ऑफ पेड अप कैपिटल। कितने साल तक? 10 साल तक के लिए कर सकते हैं। जो फैसिलिटी बाकी कंपनियों के पास अवेलेबल, 10 साल तक 50% तक दे सकते हैं। किस फॉर्म में? स्वेट इक्विटी शेयर्स। और स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रमोटर्स को और उन होनहार लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कंपनी को बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा और इसको मैं कनेक्ट करूंगा इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम से, तब इस पे लाऊंगा कि इंप्लॉय को तो सस्ते दामों में या फ्री में जो है हम चीजें दे रहे थे, लेकिन उनको जो प्रमोटर है जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, उनको इस सोप में शेयर ही नहीं देते क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड जोन में आते हैं। प्रमोटर को नहीं दे सकते, और कोई भी ऐसे डायरेक्टर जिनके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं उनको नहीं दे सकते। इतनी बात आप कंपनी लॉ में भी पढ़े होंगे। हम लोग उससे आगे वाली बात करेंगे यहां पे जब सिक्योरिटी लॉ में आएंगे, सेबी ICDR रेगुलेशन में। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा है आपने, सेक्शन 62। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर्स कैपिटल वाला जो आपका चैप्टर है, 3rd वाले में ये आप पढ़े होंगे अपने कंपनी लॉ में। तो यहां पे कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल नहीं होते हैं। देखिए जो बात मैं तभी से कह रहा हूं, प्रमोटर या प्रमोटर के जो ग्रुप के लोग होते हैं उनको हम क्या नहीं बोलते हैं? इंप्लॉय नहीं बोलते हैं। और इसीलिए उनको जो है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या नहीं देते हैं? शेयर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। और या देखिए किनको, जिनके पास 10% से क्या है ज्यादा शेयर्स हैं, उनको भी जो है हम क्या नहीं करते हैं? सेक्शन 62 के तहत उनको भी जो है हम शेयर इशू वगैरह में नहीं करते हैं। द aforementioned कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू किनके लिए? स्टार्टअप के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। यानी कि अगर आप स्टार्टअप हैं और अगर आप प्रमोटर हैं तो वैसे केस में आपको जो है वो शेयर्स इशोप में क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं। आप अगर कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपके पास 10% से भी ज्यादा शेयर हैं तो भी हम आपको जो है वो शेयर्स दे सकते, लेकिन पहले कितने साल तक? और 10 साल के बाद आपके ऊपर भी यही प्रोविजन रहेगा जो बाकी कंपनियों के ऊपर लगता है, जिसमें प्रमोटर और प्रमोटर्स ग्रुप को इशोप के जरिए शेयर इशू नहीं करते हैं, या कोई भी ऐसा डायरेक्टर जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर्स है उनको इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर इशू नहीं करते हैं। ये इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत सस्ते दामों में शेयर इशू किया जाता है। इसीलिए बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसका क्या पर्पस होता है। 3 पर्पस होता है इशोप के। बताइए, कंपनी लॉ वाले अभी आप लोग का नहीं हुआ है, बताइए इशोप के 3 पर्पस बतलाइए। क्यों इशोप जारी करते हैं?
बहुत सारे में से तीन मेन पर्पस है, टू रिटेन द एम्प्लॉय, टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, टू रेज द फंड। अगर ये तीन हमारा पर्पस है तभी हम क्या करते हैं, इशू जारी करते हैं, वरना पैसे तो आपको आ सकते फर्दर पब्लिक इशू करके भी ना। आप आईपीओ लाइए, आईपीओ के बाद क्या कर दीजिए, फर्दर पब्लिक इशू कर दीजिए, जिसको फॉलो ऑन पब्लिक इशू भी कहते हैं। लेकिन जब आप इशू जारी करते हैं तो आपका इरादा होता है होनहार एम्प्लॉय को क्या करना, रिटेन करना। लेकिन आखिर ये होनहार एम्प्लॉय रिटेन कैसे होंगे, तो इसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, ग्रांटिंग ऑफ इशोप, वेस्टिंग ऑफ इशोप एंड एक्सरसाइजिंग इशोप। ग्रांटिंग और वेस्टिंग के बीच में टाइम है, फिर आपका वेस्टिंग और एक्सरसाइज के बीच में टाइम है, बहुत सारा चीज है। करेंगे बात, जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके करेंगे CBICDR रेगुलेशन में बात। चलिए फिलहाल अगले पे आइए, सेक्शन 73। अब ये जो नहीं बताएगा उसे तो सजाए मौत ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये फेवरेट सेक्शंस में से कुछ सेक्शन है जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे होते हैं। सेक्शन 73 से लेकर के सेक्शन 76 तक जो है ये आपके जो है वो पब्लिक डिपॉजिट का सेक्शन होता है। और पब्लिक डिपॉजिट इज अनसिक्योर्ड लोन। क्या होता है ये, अनसिक्योर्ड लोन, जहां पे किसी चीज पे चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं और लोगों से हम क्या लेते हैं। तो यहां पे बेसिकली कह रहे हैं कि अगर हम सेक्शन 73 की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों के बीच में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको रिटर्न देंगे, लेकिन इस पे कोई चार्ज वगैरह क्रिएट नहीं होता है, कंप्लीट अनसिक्योर्ड होता है। तो यहां आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में ये देखिए, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक में डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड कौन सा अमाउंट, 25 लाख और मोर रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ। लिखिए, इनको इसीलिए रिलैक्स किया कि उसमें बड़े सारे रूल दिए हुए होते हैं और उसमें है कि अगर आपने पहले इस तरह का डिफॉल्ट किया, कभी ऐसा किया, एडवर्टीजमेंट का बहुत सारा ग्राउंड है जो आपने पढ़ा होगा कि एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे नोटिफिकेशन देने पड़ते हैं। अगर आपका पहले से कोई डिफॉल्ट है और उसमें भी अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स के बीच का कोई डिफॉल्ट अगर आपने कर दिया है, स्मॉल डिपोजिटर्स का कोई डिफॉल्ट कर दिया है, तो वैसे केस में आने वाले अगले 36 महीनों तक, 3 साल तक डिफॉल्ट मेड गुड होने के बाद भी जो है पब्लिक डिपॉजिट लेकर के नहीं आ सकते। बड़े सारे उसमें कंप्लाइंस हैं। तो इनको बोला कि 25 लाख रुपया और कहां तक, उससे ज्यादा कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट आप क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। रिपेबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज, 10 years फ्रॉम डेट ऑफ इन अ सिंगल ट्रेंच फ्रॉम ए पर्सन। एक आदमी से अगर आप 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट लेते हैं तो आपको पब्लिक डिपॉजिट के नॉर्म्स को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट का नॉर्म्स, घबराइएगा नहीं, जब आप कंपनी लॉ पढ़िएगा तो बहुत डिटेल में आपको सेक्शन 73 पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे दिया हुआ है कि किन किन कंप्लायंस को पूरा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, लोगों से पैसे ले सकते हैं। इनको कह रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट देना है, कंप्लायंस पूरा करना है, आपके ऊपर कोई ड्यू नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं पहले से होना चाहिए, और स्मॉल जो है डिपोजिटर्स का एक जो है वो बंदा डायरेक्टर में होना चाहिए। ऐसे बड़े सारे चीज होने, अगर कभी आपने डिफॉल्ट किया है, और अगर डिफॉल्ट किया है और डिफॉल्ट मेड गुड भी कर लिया, मेड गुड का मतलब आपने पैसे जो है वो नहीं दिए अपने, किनके, डिपोजिटर्स के जो लिए थे, लेकिन बाद में सूद समेत दे दिया, फाइन पेनल्टी भी पे कर दी, तो उसके 36 महीने के बाद ही, यानी कि 3 साल के बाद ही फिर से क्या ला सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। कह रहे ऐसे कोई भी चीज अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर स्टार्टअप किसी एक बंदे से 25 लाख या उससे ज्यादा पैसा लेता है, लेकिन बदले में क्या इशू कर देता है, कन्वर्टेबल नोट, जिसका मतलब हुआ कि अभी हम आपको ये कन्वर्टेबल नोट दे रहे हैं और बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम लोग सेक्शन 73 के ही प्रोहिबिशन पे हैं। द मैक्सिमम लिमिट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज ए स्टार्टअप, कितने दिन तक, फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। आपको याद होगा कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपका दिया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट टेक दिस मच ऑफ मनी, किस रूप में, पब्लिक डिपॉजिट में, वो भी अपने ही कुछ लोगों से ले सकता है। इनके ऊपर ऐसा कोई लिमिट हमने जो है वो नहीं लगाया हुआ है। सेक्शन 73 2A टू सेक्शन 73 2E shall not apply to a private company which is a startup for 5 years
फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। यानी सेक्शन 73(2)(a) से लेकर के सेक्शन 73(2)(e) तक के प्रोविजन कितने साल तक? 5 साल तक अप्लीकेबल नहीं होंगे। किनके ऊपर? समझ में आ गया? होनहारों, कैसे समझ में आएगा जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि सेक्शन 73। मैं सोचा कि चुप रहूं देखूं, इसीलिए आप लोगों को बहुत आसान है पढ़ाना। मतलब मुझे अगर कोई पढ़ा रहा होता तो मैं तो खून पी जाता। कैसे खून पी जाता? जब तक मुझे कोई ये नहीं बताता 73(2)(a) से लेकर के सेक्शन 73(2)(e) तक में क्या बात दी हुई है, मैं तो आगे नहीं बढ़ने देता। आप कहिएगा सर कैसे नहीं बढ़ने देंगे? क्योंकि आप बोलेंगे कि बताओ उसमें क्या था, तो हम तो भूल चुके हैं, हमें तो याद नहीं है। तो यहाँ पे आप आइए, और अगर भूल गए हैं तो तरीका ये होता है कि उसे भूल के रखने की बजाय थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, और मेहनत करके बस उसे एक नजर देख लीजिएगा तो काम खत्म हो जाएगा। ये हुआ एक तरीका, और एक हुआ एक्सक्यूजेस के दुनिया भर के तरीके। इसने नहीं पढ़ाया, उसने नहीं पढ़ाया, उसने मारा, उसने पीटा, वरना हम तो इतने होनहार थे आग लगा देते, जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ा करके पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है वो अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिए, आपके सामने बेयर एक्ट है, थोड़ा दोस्ती कर लीजिए बेयर एक्ट से। तो ये बहुत जरूरी चीज रहता है। कोई भी कुछ छोड़ दिया, नहीं बताया, ये किया वो किया, इससे कुछ होना जाना है नहीं। तो हमेशा कहीं भी अगर कोई जिक्र आए, जैसे मैं आपसे कंपनी लॉ का कोई जिक्र करता हूं, आपको क्या होना चाहिए कि उस कॉपी में लिख लिया कि आज कौन कौन से सेक्शन पे सर ने पूछा था, और सर ने बोला कि आपने ये कंपनी लॉ में पढ़ा होगा। तो हम जरा देखते हैं कि वो हमने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा, और वो आपको क्या चाहिए। देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है, मतलब नेट पे जाइए, बेयर एक्ट क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, लेकिन फिर स्पेस भी तो होना चाहिए आपके मोबाइल में, क्योंकि आपका मोबाइल तो ऐसे ही फुल रहता है नहीं, तो उसमें तो स्पेस भी ज्यादा, और ये तो MB में भी नहीं होता है। अगर ये सब डॉक्यूमेंट कीजिएगा KB में ही आ जाता है। एनीवे, आइए जरा यहाँ पे कौन सा है 73(2)(a) देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़िए जरा और खुद से देखिए। ए कंपनी सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ resolution in general meeting and subject to such rule as may be prescribed with RBI except deposit from its member on such terms and condition including the provision of security if any or for the repayment of such deposit as agreed between company and its members subject to fulfillment of following condition। इन conditions को fulfill करने पे ही ले सकता है। और क्या बोला उसमें 2A से लेकर के E तक, इसको fulfill करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब स्टार्टअप डिपॉजिट ले सकता है बिना इन कंडीशन को किस फुलफिल किए हुए ही। इसमें इनको बोला गया इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर टू इट्स मेंबर इंक्लूडिंग देयर स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताइए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो है वो रेटिंग लीजिए, कितने आपके टोटल नंबर ऑफ डिपोजिटर्स वो बताइए, कितना अमाउंट वगैरह ड्यू है, ये सारे के सारे चीज पहले क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर आप स्टार्टअप हैं तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट किस चीज का, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या लेने का, रेटिंग लेने का। चलिए, कहीं पे मैंने ये वर्ड बोला है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जरा बताइए कहां बोला है। इंटरमीडिएरीज में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली करता क्या है, कंपनी का रेटिंग देता है या इंस्ट्रूमेंट का। याद कीजिए, हो सकता है मैंने बोला था कि इक्विटी में अच्छा रेटिंग आपका नहीं हो लेकिन डिवेंचर का अच्छा हो। इस बार किस चीज का रेटिंग लेने जा रहे हैं, डिपॉजिट्स का। और डिपॉजिट्स के केस में वो रेटिंग देगा हाईएस्ट सेफ्टी, हाई सेफ्टी, मॉडरेट सेफ्टी या मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क या डिफॉल्ट। मतलब लगाओ पैसे, ये कंपनी डिफॉल्ट करने ही वाली है। ये क्रेडिट रेटिंग से रेटिंग लेना पड़ता है। बोला अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको यहां पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने से जो डिक्लेरेशन दे रहे उसी के बेसिस पे आप फंड क्या कर सकते हैं, रेज
कर सकते हैं। देखिए अब ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा प्रोविजन है, लेकिन बोला कि इसको जो है कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किसको किसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है? ये चीज स्टार्टअप को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए फाइलिंग अ कॉपी ऑफ सर्कुलर अलोंग विथ स्टेटमेंट विथ रजिस्टर्ड हाउ मेनी डेज विद इन 30 डेज। जब आप सर्कुलर इश्यू किया उसके 30 दिन के भीतर आरओसी के पास फाइल करना है। अगर आप स्टार्टअप हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर्कुलर का वो कॉपी आप आरओसी के पास क्या करें, फाइल करें। बचा ना आपका, आपके लिए तो कंप्लायंस को ही आसान किया जाता है। डिपोजिटिंग ऑन और बिफोर हाउ मेनी डेज 30 डे, 30 दिन तक डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर सच सम विच शैल नॉट बी लेस देन कितना 20% of amount of its deposit maturing during the following year kept in the bank। अभी भी नहीं याद आ रहा है क्या क्या प्रोविजन आप लोगों ने पढ़ा है? इसमें बेसिकली है कि आपको अगले साल जो जो पैसा मैच्योर्ड होगा उसका कितना परसेंट, 20% अलग रखना पड़ेगा। कहा गया कि ये किसको करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टअप को जब देना रहेगा तो दे देगा। एक साल पहले से उसको जो है वो रखने की जरूरत, रिलैक्स ही तो किया, बाकी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक साल पहले से वो रखना पड़ेगा। या सर्टिफाइंग द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कह रहे हैं कि उनको जो है वो सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हमने आज तक कभी भी जो है वो कोई भी डिपॉजिट लिया तो उसका पैसा वगैरह देने में डिले नहीं चाहिए, सर्टिफाई करना है। स्टार्टअप को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए लेकिन कितने साल तक, 5 साल के बाद अगर आप भी पब्लिक डिपॉजिट के लिए आइएगा तो आपको भी 73 टू ए से लेकर के ई तक के प्रोविजन क्या करने पड़ेंगे, यानी आपको भी क्रेडिट रेटिंग से क्या लेना पड़ेगा, सर्कुलर कितने दिन के भीतर जो है आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा, और जिनके पैसे अगले साल देने रहेंगे उसका कितना परसेंट अलग जमा करेंगे, ये आपके ऊपर भी क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पे हम लोग बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न के केस में आपको पता है कि एक प्राइवेट कंपनी जो हमारा स्टार्टअप है इनके लिए कह रहे हैं एनुअल रिटर्न शैल बी साइन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय हुम। लेकिन अब मुझे ये आप बता दीजिए कि ये तो हो गया किसके लिए, या तो कंपनी सेक्रेटरी या किसके लिए। लेकिन अब मुझे बताइए अगर स्टार्टअप नहीं है देन 92 रियल में क्या कहता है, किनके किन से साइन होना चाहिए, एक आपका एक जो है वो अगर जो है वो आप सीएस है वहां तो ठीक है, नहीं तो आपके जो है वो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसके अलावा एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से भी आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाई करवाना पड़ता है। लेकिन ये प्रोविजन जो है किनको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर सीएस है कंपनी में तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ कौन साइन कर दे, वो जो बोला गया कि जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो, तो ना 2 डायरेक्टर की जरूरत है ना एक प्रैक्टिसिंग किसकी जरूरत है, कंपनी सेक्रेटरी की। बस इससे ये होगा कि कंप्लायंस आपके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और कंप्लायंस आसान होगा तो खर्च भी क्या होगा, कम होगा। मीटिंग ऑफ बोर्ड, ये तो कम से कम याद होगा, एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग, और गैप को लेकर के क्या बोला गया। और अब देखिए इनको क्या रिलैक्सेशन दिया गया, इनको बोला गया कि 2 भी कर दो तो चलेगा, और उसमें बस गैप क्या कर रहे हैं, 90 दिन से कम का बस गैप नहीं हो, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पे भी अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने इस चीज को फुलफिल कर दिया तो चलेगा। बस याद रखिए कि 2 के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, 90 दिन से कम नहीं, ज्यादा हो तो चलेगा। क्यों ऐसा बोला गया पता है, नहीं तो होगा क्या कि एक जो है वो आपने जो है वो किया इस महीने के लास्ट में और एक उसके शुरू में ही कर दिया इस हाफ ईयरली। एक में हाफ ईयरली का मतलब अगर हम फाइनेंशियल ईयर ही लेकर के चले तो आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा, सितंबर में खत्म होगा। पता चला एक आपने सितंबर में किया और एक आपने क्या कर दिया, अक्टूबर में, या एक आपने जो है वो कहां पे किया, एक ऐसे करके किया कि 90 दिन से ज्यादा का गैप ही नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ पाएंगे ना कि इतने दिनों तक क्या हुआ है। तो यहाँ जो चीज 4 था उसको कितने में बदला, और बस एक कंडीशन वहां था 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
और यहां बोला 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए, तो आपके ऊपर 4 का बर्डन भी तो नहीं रहने दिया। 446D लेजर पेनल्टी किसके लिए? फॉर 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। इसमें क्या कहा गया है कि जहां भी पेनल प्रोविजन है, कंपनी लॉ में n जगहों पे पेनल्टी है और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे भी पेनल्टी है। इन्होंने कहा कि हर वो जगह जहां पे पेनल्टी की बात की गई है तो पेनल्टी स्टार्टअप पे भी लगेगा, लेकिन इनसे जो है वो पेनल्टी 50% से ज्यादा नहीं लेंगे। यानी अगर किसी जगह 10 लाख का पेनल्टी बनता है तो अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको कितना देना रहेगा? स्टार्टअप के केस में आपको 5 लाख से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन देखिए एक और चीज क्या लिख दिया गया है, मैक्सिमम कितना? 2 लाख। यानी कि अगर कहीं पे जो है वो 4 लाख की पेनल्टी है तो वैसे केस में जो है वो कितना पेनल्टी? 2 लाख। अगर कहीं पे 6 लाख का है तो मैक्सिमम कितना पेनल्टी? तब तो 50% कितना होता है? 3 लाख। लेकिन उस समय कितना लगेगा आपको? तो अब मुझे बताइए, एक तो आपको कंप्लायंस में रिलैक्सेशन दिया गया और दूसरा जब कंप्लायंस को आप क्या नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, तो उस केस में बोला गया कि आपको पेनल्टी भी हम क्या लेंगे? आपसे कम लेंगे। अब क्या बच्चे की जान लीजिएगा, अब कितना इनको और हम लोग बेनिफिट देंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो स्टार्टअप है ये अलग अलग फेज से गुजरता है, और फेज से गुजरने का मतलब है कि इसकी शुरुआत कैसे होगी। मतलब आइडिया आपके दिमाग में आएगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे उस चीज को वैलिडेट करेंगे, कैसे अलग अलग फेज से वो गुजरेगा, और उसके बाद जो है वो कैसे हमें उसमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फंड इकट्ठा करेंगे। तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए फिलहाल जो है वो आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।